दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जलमंडल टॉपिक। अब इस जलमंडल के अंदर क्या क्या आता है उसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस तस्वीर को देखेंगे तो हमें क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पे बारिश हो रही है, बादल है, साथ ही साथ लेक है, झरने हैं और तो और रिवर भी बह के आ रही है, नदियां भी बह के आ रही है। तो जहां जहां भी आपको पानी दिख रहा है, पानी की क्रियाएं दिख रही हैं, वो सभी की सभी जलमंडल में आ जाती है। एक और चीज, जो हमारा पूरा का पूरा धरती है वो क्या है, वहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि 2/3 जो धरती है उसका 2/3 हिस्सा पानी में ढका हुआ है, वहीं 1/3 हिस्सा स्थल है जहाँ पे हम रहते हैं। और यही कारण है कि हम क्या कहते हैं अपने धरती को, एक ऐसा ग्रह जो नीले रंग का दिखता है या फिर नीला ग्रह भी कई बार कहते हैं। तो रीजन क्या है, क्योंकि इसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा किसमें ढका हुआ है, जल में ढका हुआ है, जो कि अंतरिक्ष से देखने पे नीला दिखता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल तथा 29% भाग स्थल है। यहाँ पे हमें प्रतिशत में बता दिया गया है कि 71% जो है वो हमारे पृथ्वी का जल में ढका है, वही 29% पे क्या है, स्थल है। अब जल के अंदर क्या आता है, जलमंडल के अंदर हम किस किस चीज को लेते हैं, कौन कौन चीजें विद्यमान है। तो इसमें महासागर एवं नदियां, झील, हिम नदियां, भूमिगत जल, आपका वायुमंडल में जो वाष्प है वो भी इसी के अंदर आएगा, इसी जलमंडल के अंदर आएगा। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97.2% महासागर में पाया जाता है, लेकिन वह खारा होने की वजह से पीने योग्य नहीं है। अगर हम इस तस्वीर की बात करें, इस पाई चार्ट की बात करें, तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि बहुत बड़ा हिस्सा महासागरों के अंदर है हमारे पानी का, वही जो अलवण जल है, वो जल जो कि हमारे पीने योग्य है, वो सिर्फ 2.5% है। लेकिन एक बात और है, इस 2.5% में से भी हम तक बहुत कम जल उपलब्ध है पीने योग्य। ठीक है, कितना है देखते हैं। पीने योग्य सिर्फ 0.03 ही हमारे पास प्रेजेंट है। और क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए हमारा जो जल है, ज्यादातर जो जल है 2.5% वाला, वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, हिम नदियों में है और भूमिगत रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत बाकी का जो जल है वो रिवर्स के थ्रू आता है, आपकी नदियों के सहारे आता है और नदियों का पानी ही हम पी रहे हैं। तो वो नदियों के अंदर 0.03% है और इसी वजह से हमें क्या रखना होता है, अपनी नदियों को साफ रखना होता है और तो और जल का संरक्षण भी करना पड़ता है। अब एक और बात है कि बहुत सारे जो शहर है, बहुत सारे गांव भी अब क्या करने लग गए हैं, भूमिगत जल का इस्तेमाल करने लग गए हैं और जो भूमिगत जल का स्तर है वो भी धीरे धीरे अब घट रहा है। तो बहुत कम हमारे पास पीने योग्य पानी बचा हुआ है। ज्यादातर जो पीने योग्य पानी है वो हिम नदियों में या बर्फ के रूप में हमारे पोल्स यानी हमारे ध्रुवों पर जमा हुआ है, जो कि पेंगुइन्स यूज कर रहे हैं। तो यही रीजन है कि हमें बार बार ये कहा जाता है कि अपने पानी को संरक्षित करो, जल को संरक्षित करो। आगे बढ़ते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल का 3 प्रमुख गतियां हैं। तो कभी भी आप किसी भी जल के पास गए हो, किसी भी जल के स्रोत के पास गए हो, तो क्या वो ठहरा होता है, स्थिर होता है? बिल्कुल नहीं। उसके अंदर क्या होता रहता है, हमेशा कोई ना कोई गति होती रहती है। और महासागर तो देखने में बहुत बड़ा है, तो उसमें अलग अलग रंग की, अलग अलग प्रकार की गतियां होती रहती है। 3 प्रमुख गतियां हैं। सबसे पहले है तरंगे, जो कि आमतौर पर देखा जाता है कुछ इस प्रकार से। फिर आता है ज्वार भाटा, जो कि हमारे पृथ्वी, हमारे चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हमारे महासागर के पानी पर पड़ता है और जिसकी वजह से इनके अंदर गतियां उत्पन्न होती हैं। तो ये जो थी वो 3 प्रमुख हमारी क्या थी, गतियां थी। एक तो महासागरीय धाराएं हो जाती हैं, जो कि किसकी वजह से होंगी, हवाओं के चलने की वजह से होती है। कई बार पृथ्वी की खुद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से होती है। तो महासागरीय धाराएं हवाओं की वजह से और गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से पृथ्वी के।
ज्वार भाटा किसकी वजह से ज्वार भाटा होती है? क्योंकि आपका तीनों चंद्रमा, धरती और सूरज जब अपनी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है तो ये उत्पन्न होती है और दिन में 2 बार उत्पन्न होती है, ठीक है। और तरंगे भी वायु की वजह से उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, बड़े से छोटे। अब क्या हुआ, महासागरों को हमने देखा कि महासागरों के अंदर क्या हो रहा है, गतियां हो रही है। और इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बड़े बड़े जल मंडलों को, बड़े बड़े मंडलों को, ठीक है। जल मंडलों को क्या, बड़े बड़े मंडलों को। हमने क्या देखा, सबसे बड़ा भूमंडल में सबसे बड़ा क्या था हमारा, हाँ, भूमंडल में सबसे बड़ा था महाद्वीप। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे बड़े जलमंडल के हिस्से को, और वो है हमारा महासागर। महासागर को अब हम 5 रूप में बांटते हैं। 5 तरीके के महासागर है हमारे पास, 5 महासागर, तरीके के तो नहीं, 5 महासागर है। और इनका नाम हमने यहाँ पे लिखा है बड़े से छोटे के आकार में। तो सबसे पहला है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर होगा प्रशांत। उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर जो कि हमारे भारत के ऊपर रखा गया है, हिंदुस्तान के ऊपर जिसका नाम रखा गया है, फिर दक्षिण महासागर, और अंत में है आर्कटिक महासागर, विश्व का सबसे छोटा महासागर यही है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, इनकी स्थिति देख सकते हो। ये जो जगह है ये आपका प्रशांत महासागर है, और ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से सटा हुआ है। लगता है इसका पानी जो है इन महाद्वीपों में टच होता है, सटता है। फिर है हमारे पास अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर किन किन महाद्वीपों के बीच में है, तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। अब बात करते हैं हमारे हिंद महासागर की, और ये जो है वो क्या करता है, वो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पास है। और यहाँ पे 60 डिग्री जाओगे ना, जब आप साउथ पोल में 60 डिग्री जाओगे, 0 से जब आप 60 डिग्री पर जाओगे, जहाँ पे हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप खत्म होता है, वहां से 60 डिग्री साउथ तक आप जब जाते हो तो हमारा एक और ओशन, एक और महाद्वीप है जिसका नाम है दक्षिण महासागर। और ये दक्षिण महासागर यहाँ पे और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, नॉर्थ में यानी उत्तर में हमारा आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर। तो ये थे हमारे सारे महासागर, और इनका जो स्थिति था, इनकी स्थिति जो थी वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब क्या करते हैं, इन सभी को और अच्छे से जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। So I'll see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.